सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। वर्क मॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए कहानियों के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंदौर शहर के रहने वाले अजय दाइमा के बारे में। आपको बता दें, अजय दाइमा इंदौर स्थित मानव चेतना विकास केंद्र की फाउंडर है। इस केंद्र में 28 परिवार एक साथ रहते हैं ताकि न्यायपूर्ण तरीके से जीने के लिए समाधान और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, इस केंद्र की स्थापना के पीछे इन्होंने बहुत संघर्ष किया और अथक प्रयासों के बाद अपना सपना साकार कर दिखाया। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इनसे मिलकर इनके जीवन के इन अनुभवों के बारे में जानें, आइए इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी आप सभी के साथ साझा कर लें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अजय दाइमा इंदौर शहर से हैं। ऐसे में इन्होंने अपनी शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने एक एमएनसी में जॉब करना स्टार्ट किया और यहीं से इनकी जिंदगी में कामयाबी का वो दौर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। समय के साथ इनका इंटरेस्ट भी बदला और फिर इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर निकल एजुकेशन इंडस्ट्री का रुख किया। जी हाँ दोस्तों, इंदौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बतौर लेक्चरर ये चल दिए अपने नए सफर किया। लेकिन अपने सफर से भी ये संतुष्ट नहीं हुए और जल्द ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, कई बार हम अपने मन को टटोलते हैं और करियर से संबंधित कई प्रश्न भी इस दौरान हमारे मन में आते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब जानने के लिए इन्होंने भी अपने मन को थोड़ा टटोला और कुछ समय तक चिंतन मनन करने के बाद इन्हें अपने प्रश्नों के जवाब भी मिलने लगे और फिर आगे का सफर तय करना इनके लिए आसान हो गया। दोस्तों, इनकी इच्छा हमेशा से समाज, पर्यावरण और पारस्परिक संबंधों में योगदान देने की थी और अपने इन विचारों को साकार रूप देने में इन्हें थोड़ा समय भी लगा और इसी बीच ये वैवाहिक बंधन में भी बंधे और अब इनके इस सफर में इन्हें अपनी जीवन संगिनी का भी साथ मिल गया और इस तरह इन्होंने जीवन के सभी पहलुओं में न्याय को कायम रखने वाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मानव चेतना विकास केंद्र की स्थापना की। दोस्तों, कोई भी सफर आसान नहीं होता। हर सफर के बीच उतार चढ़ाव, कुछ मुश्किलें तो वहीं कुछ चुनौतियां भी आती हैं। तो जाहिर सी बात है इनके जीवन में भी आई होगी। तो इन्हीं सब के बारे में विस्तार से जानने के लिए चलिए अब हम मिलते हैं सीधा मानव चेतना विकास केंद्र की फाउंडर अजय दाइमा जी से और सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम अजय दाइमा है। मैं बेसिकली आई वाज मैकेनिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन और इस समय मैं मानव चेतना विकास केंद्र नाम से एक जगह हम लोग बनाए हैं, फाउंडर हूँ उसका। ये इंदौर के पास 25 किलोमीटर दूर पर 15 एकड़ जगह में स्थित है और यहाँ पर न्यायपूर्वक जीने के लिए अपने समाधान और समृद्धि को प्रमाणित करने के लिए हम लोग यहाँ पर 28 परिवार अभी एक साथ रहते हैं और कुछ काम कर रहे हैं। इंदौर में ही मेरी स्कूली शिक्षा हुई। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट देयर, नेवर बीन मतलब हम नहीं कह सकते कि टॉपर या बिल्कुल फेलियर। सामान्य शिक्षा के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, जो कि मैंने बहुत ही सुखद हमारे परिवार में स्वीकार किया गया था उसको और मुझे भी ठीक ही लग रहा था क्योंकि उन दौरान कुल बहुत ही कम कॉलेजेस हुआ करते थे और थ्रू कंपटीशन एग्ज़ाम वो जाना होता था। तो उसमें हमें लगा कि हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। शायद इसी तमन्ना से हम इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़े गौरव के साथ पहुँचे और 5 साल की शिक्षा के बाद मुझे ये समझ में आया कि वहाँ पर अच्छे एक समझदार आदमी या एक सामाजिक आदमी या एक जिसको हम बोलते हैं नेशनल कंडक्ट के साथ जीने वाला आदमी का कोई भी तैयारी हमारा नहीं हो पाया। जैसे हम
11वीं तक पढ़े, 10वीं 11वीं पढ़े थे, वैसे के वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आ गए। केवल कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कुछ थोड़ा इंग्लिश और बहुत सारी बदमाशी सीख के बाहर आए। और उसके बाद सिलसिला चालू हुआ, जैसा कि आम सभी इंसानों का होता है कि अब घर परिवार में पैसे की जरूरत है और आपके सामने आपकी लाइफ पड़ी हुई है, और जो आपके अंदर जो इंस्पिरेशन रहती है अच्छा अच्छा करने की 14 15 16 18 20 साल में, वो धीरे धीरे गायब। और हम ये सोचने के लिए तैयार होने पड़े कि कहीं से भी करके कुछ ना कुछ तो धनार्जन करना ही पड़ेगा। उसी क्रम में एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल थी तो इंडियन ओरिजिन की, उसमें कुछ काम करने का मौका मिला। और वो उस जमाने में मल्टीनेशनल कंपनी बहुत ही कम हुआ करती थी, 88 की बात है। उसमें काम करने पर ये पता चला कि हम बहुत सारी चीज़ें सीखे, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही कंपनी ने हमको ग्रोथ दिया। 1.5 साल की नौकरी में बहुत सारी चीज़ें सीखी और सैलरी बहुत बड़ी उस जमाने के हिसाब से। और उसी में वो मालिक जो था तो लिमिटेड कंपनी, लेकिन वो व्यक्ति के संपर्क में आना हो गया और ये पता चल रहा कि ये कंपनी चलाने के लिए आदमी को कितना बदमाश होना पड़ता है। तो उससे रुचि हटी, मुझे लगा कि ये तो किसी चालाक बदमाश आदमी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और हम तो ऐसा करने के लिए नहीं आए थे, हम तो आए थे एक बढ़िया इंसान बनने के लिए। तो उसको छोड़कर संयोग से एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पढ़ाने का मौका मिल गया, तो वहाँ चले गए। और वहाँ जाने के बाद थोड़ा ठीक लगा, लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़े 2 4 6 महीने बाद, तो ये समझ में आया कि जो एक शिक्षक होने का जो गौरव है वो हमारे में नहीं था। और बच्चे जिस उम्मीद से शिक्षकों के टुकटुकाते हैं, देखते हैं, उतनी योग्यता मैं अपने में मैं नहीं देख पाता था, भले ही हम पढ़ा देते थे अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। और फिर जब थोड़ा और नज़दीक से देखा तो पूरे शिक्षा तंत्र को देखने का मौका मिला, जिसमें ये दिखा कि बच्चे एजुकेशन और एजुकेशन जुड़े हुए टीचर को एक अलग सम्मान से लेना चाहते हैं, लेकिन उस एंड पे जो दिखता है वो केवल लोग पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। सब छोड़ छाड़ के कोई है ना दूसरा नौकरी करते हैं जिसमें केवल इंजीनियरिंग काम हो। तो संयोग ये बना कि हमारे को पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से बढ़िया नौकरी लग गई, जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लग गई। उसमें अच्छे अधिकारी बन गए, और अधिकारी बनने के बाद 1 महीने के अंदर ही एक बड़ी है ना स्टेट लेवल मीटिंग हमारे ही ऑफिस में तय हो गई। और मैं देखा कि हमारा जितना भविष्य था वो सारे अधिकारी वहाँ बैठे थे, और हमसे अधिक टैलेंटेड, हमसे अधिक समझदार लोग मैं मानता था उनको, थे ही वो। और वो सब बैठे थे टिल मिनिस्टर, सारे लोग ही थे। और 2 दिन की इस मीटिंग में मैंने देखा कि सबसे सुखी आदमी मैं ही था, बाकी सभी इधर उधर झांक रहे थे। तो मेरे मेरे मन में आया कि हमारा भविष्य ऐसा है। तो उस मीटिंग में चूंकि मैं नया था तो मुझे कोई काम ही नहीं था, मेरे से कोई कोई पूछ भी नहीं रहा था, तो आई वॉज फ्री टू थिंक। तो मैंने देखा कि मेरे से अधिक टैलेंटेड है, चाहे वो इंजीनियरिंग की समझ हो, चाहे मैनेजमेंट की हो, चाहे उनका कॉमन सेंस हो, तमाम बढ़िया बढ़िया अधिकारी हैं। और वो इतना अगले बगले झांक रहे हैं और सम्मान की जगह अपमान को झेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा का पूरा डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, ये जो नौकरी हम करना ही नहीं चाहते। उसी क्रम में उस दिन ये निर्णय हो गया कि नौकरी तो हमको छोड़नी ही चाहिए, ये तो करने लायक ही नहीं है। लेकिन नौकरी नहीं तो फिर क्या, व्यापार उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ये भी हमको समझ में आ गया था। तो ये समझ में आया कि कोई बेसिक गलती हम माना जाती कर रहे हैं। हम सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं, हम स्वतंत्रतापूर्वक जीना चाहते हैं, हम गौरवपूर्वक जीना चाहते हैं, हम बढ़िया काम करना चाहते हैं, हम पैसे के लिए काम करना नहीं चाहते, हम मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए, अपने संबंधों के लिए एक बढ़िया काम करना चाहते हैं। और ये पूरा का पूरा मामला कहीं और ही जा रहा है। बस वहीं से एक सर चालू हुई कि मानव की ज़िंदगी कैसी होना चाहिए और हो कैसी रही है, हमने कैसे बना दी है। तो उसमें 2 4 5 साल में कुछ एक बढ़िया व्यक्ति से मुलाकात हुई, उनके साथ बैठना, समझने का काम चालू हुआ। तो कुछ बातें समझ में आई, इसी के बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद पत्नी भी बहुत जल्दी ही सहमत हो गई इन सब बातों से कि हाँ कुछ बढ़िया काम होना चाहिए, लाइफ को कोई सही दिशा देना चाहिए। फिर 2 बच्चे हो गए, और फिर चीज़ें थोड़ी समझ में बनी, तो उसके बाद नौकरी छोड़ दी। फिर ये समझ में आ गया कि मानव जाति अभी तक
मानव का अध्ययन नहीं कर पाई है, प्रकृति का अध्ययन नहीं कर पाई, तो अपने लिए जीने का सही तौर तरीका हम अभी तक बना ही नहीं पाए। और कितना दुर्भाग्य है कि आज जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको हम जो हमको चाहिए उनको हम दे नहीं पा रहे हैं। जैसी एजुकेशन चाहिए वैसे एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, जैसा व्यवस्था चाहिए वैसा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। सारी की सारी एजुकेशन जो है वो हमने नौकरी और व्यापार के लिए लगा दी है। नौकर कोई बच्चा बनना ही नहीं चाहता है। मैंने तो कम से कम हजारों बच्चों से बात पूछ ली कि वो बड़े होकर नौकर बनना चाहते हैं, तो एक भी व्यक्ति नौकर नहीं बनना चाहता। फिर भी हम सारे लोग, परिवार के लोग, सोसाइटी, बड़े अच्छे अच्छे नाम गिना के लोगों को नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। लोग बन जाते हैं और जिंदगी भर दुखी रहते हैं क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहते जो वो बन गए होते हैं। जहां तक प्रश्न आया व्यापार का, व्यापार अव्यावहारिक है क्योंकि जो भी व्यापारिक मॉडल हैं वो सभी दूसरे के शोषण पे आधारित हैं। उस आधार पर देखेंगे तो हम सब मानव, पूरी मानव जाति, ह्यूमन रेस तो एक दूसरे को टोपी बना रही है। एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए अनेकों कंट्रियों को टोपी बनाना जरूरी है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको शोषण कहते हैं, है ना, टोपी बनाना कहता हूँ मैं। तो एक कंट्री जब तक दूसरी कई कंट्रियों को टोपी नहीं पहनाएगी तब तक वो कंट्री का कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ ही नहीं होता है आज के करंट मॉडल में। तो व्यवसाय जो है जिसको हम व्यापार कह रहे हैं वो बिल्कुल अव्यावहारिक है और वो शोषण पर आधारित है। अब यदि यही सिद्धांत हम मानते हैं तो पूरी प्लेनेट पे जितने कंट्री यदि इनको समृद्धि पूर्वक या अमीरी पूर्वक जीना है तो फिर इनको किसी और प्लेनेट को बुद्धू बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये मॉडल ही अपने आप में ठीक नहीं है। अब नौकरी व्यापार मुक्त मॉडल में फिर कौन सा मॉडल आता है, तो उसकी बात निकल के आती है संबंध पूर्वक जीने का मॉडल। कैसे हम रिलेशनशिप को समझते हैं और रिलेशनशिप को फुलफिल करते हैं, उसका एक पूरा का पूरा साइंस ही अलग समझ में आता है। और उसी साइंस से हम लोग पैदा हुए हैं। जैसे हम अगर हम बात करें तो धरती ने हमको पैदा किया है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। मानव जाति को पैदा किया, पेड़ पौधे जीव जंतु को पैदा किया, और मानव ने मानव को पैदा किया। हमारे माता पिता ने हमको जो पैदा किया उसमें कोई बिजनेस नहीं और कोई नौकरी नहीं थी। आज भी हम जो जिंदा रहते हैं धरती पर, वो धरती अपने रिलेशन को निभाती है हमारे साथ, तो हम जिंदा रह पाते हैं। यदि धरती एक मिनट ना निभाए अपना रिश्ता हमारे साथ तो हम लोगों का एक मिनट भी भारी है। तो हमारा पैदा होना है ना प्राकृतिक संबंध के आधार पर हो रहा है, मरेंगे भी प्राकृतिक विधि से, लेकिन जीना जो हमको नहीं आया है तो हम सब जगह शोषण कर रहे हैं। ऐसे शोषण का जो वातावरण बना हुआ है उसमें हर बच्चे में तनाव बढ़ता जा रहा है। उसका प्रमाण क्या है, आप किसी भी बालक को देखें, 14-15 साल का जो बालक होता है वो बहुत ही अति उत्साही, उमंगशील रहता है। उम्र बढ़ती चली जाती है, देखेंगे धीरे धीरे उत्साह घटता जाता है, क्योंकि उसको ये मानना पड़ता है या मानने के लिए बाध्य होता है कि जिंदगी में कुछ नहीं है, केवल सफलता पैसा ही है और सुख जो है वो इंद्रिय सुख ही है। जब इस बात को आदमी मानने को मजबूर हो जाता है तो उसके अंदर निराशा जगती है, स्वीकार वो कर नहीं पाता है। ये जो अस्वीकृति है, इसी को मानने के लिए जो दबाव बनता है उस पर हम वो बोझिल होता जाता है और एक प्रकार की जिंदगी चलती रहती है। तो अब ये रिलेशनशिप के आधार पर जो जीने का मॉडल निकल के आता है उसको हम लोग कहते हैं न्यायपूर्वक जीना। प्रत्येक संबंध में हम न्याय को कैसे जी पाए, उसकी शिक्षा, उसकी वातावरण को बनाने का प्रयास यहाँ मानव चेतना विकास केंद्र में हम लोग बैठ के करते रहते हैं। इतनी छोटी सी बात है। और मानव चेतना ये किसका विकल्प है, तो जीव चेतना का विकल्प है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको आगे विस्तार से हम लोग समझ सकते हैं। मानव चेतना विकास केंद्र में जो हम लोग काम करते हैं उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, तो जैसा कि नाम आपको बता रहा है, मानव, मानव ही हमारा मेन प्रोडक्ट है। जैसे अभी हम सब आकार में मानव हैं, आचरण में मानव नहीं हो पाए हैं। तो मनुष्य जाति के लिए, किसी भी मानव जाति के लिए सबसे बड़ा प्रोडक्ट है आदमी। आकार में मानव प्राकृतिक विधि से पैदा हुआ है, अगर उसको राइट एजुकेशन एंड राइट वातावरण मिले तो वो आचरण में मानव बने। तो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है आचरण में मानवीयता को कैसे प्रकट किया जाए। सो बेसिक प्रोडक्ट हमारा मानव है। अब ऐसे जो आचरण में मानव आते हैं तो उनके कुछ बाय प्रोडक्ट निकल के आते हैं। जब भी हम
आकार में मानव है और आचरण में मानव नहीं है, तो क्या निकल के आता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो जब भी हम आकार में मानव है और आचरण में मानव नहीं होते हैं, तो हम परिवार में जीने लायक नहीं होते हैं, परिवार में हम लाइबिलिटी बनते हैं। तो परिवार टूटता है, ईर्ष्या द्वेष इन सब संघर्षों को झेलता है। और समाज में हम शोषण करने जाते हैं तो भय बढ़ता है, और प्रकृति के साथ शोषण करते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है। तो इसको ऐसा देख सकते हैं कि आचरण में मानवीयता की कमी के कारण व्यक्ति में तनाव, परिवार में जो है वो समस्याएं, लड़ाई झगड़े, और समाज में भय, भ्रष्टाचार और प्रकृति के साथ शोषण, ये हम बढ़ाते हैं। उसका प्रमाण ये है कि आप देख रहे हो पूरी धरती को ही मानव ने बर्बाद कर दिया, अब रहने लायक जगह नहीं छोड़ी। उसका प्रमाण ये आया कि जीव जंतु की कई स्पेसीज जो आप और हम देख रहे हैं कि वो दिन पे दिन खत्म होते जा रही, क्योंकि हमने उनके लायक रहने लायक वातावरण ही नहीं छोड़ा। अभी जो आप सबके सामने ही जो डेटा उपलब्ध है वो बता ही रहा है कि जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और जिस प्रकार से पॉल्यूशन, पॉपुलेशन दोनों ये सब बढ़ रहा है, तो ये मानव जाति कितने दिन रहेगी इस धरती पर, इसका कोई निश्चित समय आकलन अभी नहीं कर पा रहे हैं पूरी दुनिया के वैज्ञानिक। तो ये किस बात का इंडिकेशन है? ये किसने कर दिया? ये कोई कुत्ते ने कर दिया क्या? कोई टाइगर ने कर दिया क्या? कोई चींटी ने कर दिया? किसी पेड़ ने कर दिया? नदी नाले ने कर दिया? किसी ने नहीं किया। ये सब गड़बड़ करने वाला आदमी है। तो अभी हम कई लोग मानते हैं कि आदमी रहेगा तो आदमी अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, तो इन सबका शोषण करना ही पड़ेगा। यही सबसे बड़ी हमारी गलत मान्यता है। इसी को हम कह रहे हैं एनिमल कॉन्शियसनेस। मानव होकर हम अमानवीय, इनह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ऐसी उटपटांग मान्यता लेकर हम जब चलते हैं, तो आज जो प्रोडक्ट हमने तैयार करे हैं दुनिया में, जो बच्चे हैं वो सब लाइबिलिटी है, भोगी है ना। उनके अंदर भोगने की तमन्ना बहुत बढ़ गई है और उत्पादन क्षमता घट गई है, इसलिए तनाव में रहते हैं। सबको बुगाटी चाहिए, सबको अपना यच खरीदना है, और उनमें वो उत्पादन क्षमता बन नहीं पा रही, क्योंकि नौकरी सबके लिए मिलती नहीं है, व्यापार सबसे संभव नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो पूरी सोसाइटी ने जो मानव प्रोडक्ट बनाया है, वो प्रोडक्ट ही अपने आप में आधा अधूरा बन गया है। तो वो ऐसा आधा अधूरा आदमी अब क्या काम करता है? वो नौकरी करता है तो दबाव में करता है, पैसे के लालच में नौकरी चली जाए उसके दबाव में काम करता है। ऐसा आदमी जब व्यापार करता है तो दूसरों को टोपी बनाता है, शोषण करता है। प्रोडक्ट क्वालिटी, जितने बाय प्रोडक्ट आएंगे वो सब गड़बड़ होते हैं। तो अभी हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो मानवीय आचरण के साथ जब आदमी खड़ा होता है, तो पहला उसका बाय प्रोडक्ट निकल करता है एक हैप्पी फैमिली। उसका मॉडल यहाँ पर आपको दिखेगा कि 28 फैमिली यहाँ पर रहती है, एक ही किचन है, एक ही वॉलेट है उनका, है ना। ये पहला प्रोडक्ट निकल गया था। तो पहला प्रोडक्ट आया आदमी, दूसरा प्रोडक्ट आया फैमिली, और तीसरा प्रोडक्ट निकल के आता है कि ऐसी फैमिलियों का ग्रुप। अब ये ऐसे ग्रुप ऑफ फैमिली जो काम करती है, अब वो कुछ और भी काम करती है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कर लेते हैं, देसी गाय हम यहाँ पर है ना पालते हैं, दूध, घी, पनीर, और करीब करीब और भी 100-150 प्रोडक्ट हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट से बनाते हैं, है ना, अपनी ज़रूरत के लिए बनाते हैं। बिना किसी व्यापार तंत्र के हम वो दूसरों को भी उपलब्ध कराते हैं, उसमें कोई व्यापार नहीं है। तो ये बेसिक बात है। उससे क्या तीसरा चौथा प्रोडक्ट निकल के आता है? एनवायरनमेंट जो है सुधारना शुरू करता है। जैसे हम लोग जब यहाँ पर 16 एकड़ ज़मीन है ये, है ना, 16 एकड़ ज़मीन पे हम लोग जो काम किए हैं पिछले 12-13 साल में, तो यहाँ पर कम से कम 2000-3000 पेड़ लग गए हैं। कई तरीके के यहाँ से वाटर लेवल इम्प्रूव हो गया है। 150 से ऊपर तरह के पक्षी यहाँ रहते हैं। कई आप जो हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो अपने आप सॉइल अपने आप ठीक हो गया है ना। तो इतना सुंदर ये नेचुरल प्रोडक्ट निकल के आता है। अभी इसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो अभी हम 60 एकड़ ज़मीन पे, है ना, करीब 100 परिवारों के लिए इस तरह के मॉडल को सोच रहे हैं, जिसमें कि इस तरह का सुंदर प्रोडक्ट निकल गया है। आदमी बदसूरत रहेगा, हर जगह पर बदसूरती फैलाता है, आदमी सुंदर हो गया, धरती सुंदर हो जाता है। ये बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है। पूरी प्रकृति एग्जिस्टेंस जो है वो मानव के सहयोग में काम कर रही है, और मनुष्य मनुष्य का दुश्मन, मनुष्य प्रकृति का विरोधी काम कर रहा है। इसी से संघर्ष पैदा हो रहा है, और हम लोग अपनी शक्तियों को जाया कर रहे हैं, थक रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये बेसिकली हमारा फेल्यूर है। थोड़ा फेल्यूर को भी देख लीजिए। आज दुनिया की सभी कंट्री कर्जे में डूबी हुई है,
और अभी हम जिनका अनुकरण कर रहे हैं, हमको लगता है अमेरिका का हम अनुकरण करें। आप जानते होंगे आप सब लोग, अमेरिका सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा है ना। कुछ ट्रिलियंस का कर्जा है उसके ऊपर, डॉलर्स में। इतना तो हो सकता है हमारे देश का बजट ही नहीं है एक साल का, उतना तो उनका कर्जा है। और आप सरप्राइज करेंगे, दुनिया के सभी देश कर्जे में डूबे हुए हैं। तो पैसे लेके कौन भाग गया, कहाँ चले गए ये? तो हम लोग रॉन्ग मॉडल पे काम कर रहे हैं। रॉन्ग मॉडल का मतलब क्या हुआ, हम मानव होकर मानव विरोधी काम कर रहे हैं, प्रकृति में रहकर प्रकृति विरोधी काम कर रहे हैं। तो हमारा मॉडल में इतना आसान क्यों है, इतना हम शान से क्यों बोल पाते हैं, हमको कोई थकान क्यों नहीं है? क्योंकि हम मानव होकर मानव कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे हैं, और प्रकृति में हम कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे हैं। दिस इज सक्सेस मंत्र। हम धरती में से जो कुछ भी लेते हैं उससे ज्यादा धरती को देते हैं। हम किसी भी आदमी से जो कुछ भी लेते हैं उससे अधिक उसको देते हैं, है ना। जैसे हम लोग अपने लिए थोड़ी देर के लिए अगर बात करेंगे, हम अपनी जरूरत के लिए, हमारे पास 118 आदमी यहाँ रहते हैं अभी, तो हम अपने लिए जरूरत के लिए हम देशी गाय पालते हैं। उसकी दो जरूरत है हमारे को, खेती के लिए हमको खाद चाहिए रहता है, और हमारे बच्चों के लिए पार्टी करने के लिए हमको दूध घी पनीर चाहिए रहता है। और कोई रोगी है उनके लिए भी चाहिए रहता है, किसी को नहीं पीना कोई बात नहीं। तो अब इसके लिए हम गाय पालते हैं, तो गाय को हम जितना गाय से लेते हैं उससे ज्यादा गाय को देते हैं। अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से गाय जो है वो समृद्ध होती है, खुशहाल होती है। ये सक्सेस मंत्र। तो गाय के साथ हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को हम फुलफिल करते हैं। जो हम गाय से लेते हैं उससे अधिक उसको देते हैं। अब गाय उसमें समृद्ध होगा, हेल्दी होगा। जब गाय हेल्दी होगा तो उसका बच्चा हेल्दी पैदा होगा, और बच्चा हेल्दी होगा तो हमारे पास असेट बढ़ेगा कि घटेगा, आप खुद देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से हम जमीन में गए, वहां से हम खेती करते हैं, तो वहां से जो कुछ भी लेते हैं, रिलेशनशिप मॉडल है ये। तो जहाँ वहां से जो कुछ भी लेते हैं उससे अधिक जमीन को देते हैं, तो जमीन समृद्ध होता है। पानी हमने लिया, पानी को हम लौटाते हैं। तो इस प्रकार से जितना हम लेते हैं उससे अधिक हम सबको लौटाते हैं। ये मॉडल में क्या होता है कि जिस प्रकार से हम उसको समृद्ध करते हैं, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमको करता है। ये एकदम ही फ्रिक्शन फ्री मॉडल हो गया। इसका नाम है रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ के पेट में जब रहता है तो माँ का पूरा शरीर उसको सब कुछ देता है ना, तब वो बच्चा ग्रो करता है। या पेड़ अगर लगता है तो पूरी सॉइल, पूरा एम्बियंस जो वातावरण है वो उस पेड़ को सब कुछ देता है, फिर पेड़ भी सब कुछ देता है जमीन को। इस प्रकार से फर्टिलिटी दोनों की बनी रहती है। ये सिंपल सा मॉडल है। अभी हम एक्सप्लॉइटेशन मॉडल में आ गए हैं पूरी दुनिया। तो हम 100 रुपए का चीज 101 में देना चाहते हैं। ये 1 रुपया जो भी लिया ये सब शोषण ही है। हम लोग जैसे हम गाय पालते हैं, दूध बनाते हैं, अगर 150 रुपए लीटर का दूध है तो हम 110 रुपए लीटर देते हैं। ये कैसे कर पाते हैं, इसका इकोनॉमिक्स क्या है और कैसे ये काम कर पाता है, ये बहुत सुंदर चीज है। इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मानव की जिंदगी में जिंदगी के बहुत सारे भाग होते हैं। अभी क्या हो गया, स्प्लिट कर दिया गया। कोई कह रहा है कि कैरियर बहुत महत्वपूर्ण, कोई कह रहा है कि लाइफ बहुत महत्वपूर्ण, कोई कह रहा है कि, है ना, इनमें बैलेंस बनाओ। बैलेंस बनाने की बात ही ये होती है कि जहां पर हम स्प्लिटेड जीते हैं वहां पर बैलेंस की बात आती है। कंप्रेहेंसिव जब जीते हैं तो उसमें बैलेंस अपने आप रहता है, बैलेंस बनाना नहीं पड़ता। जैसे किसी भी, हमारे हिसाब से हमारी सफलता इस बात से नहीं है कि हमने कितना अपना ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर लिया, कितना हमने पैसे कमा लिया, कितना लाइक्स आ गया, कितना ये हो गया। हमारा सफलता इस बात से है कि यदि एक व्यक्ति के रूप में मैं अपने को देखता हूँ, तो हमारी सफलता इस बात से है कि मैं कितना कॉन्फिडेंटली, विश्वासपूर्वक, स्नेहपूर्वक, है ना, व्यवस्था में भागीदार हो पाता हूँ। ये हमारी सफलता है। और उसके लिए जो भी हमारे को धन चाहिएगा, जो भी हमारे को सामान चाहिए, उसको भी हम जुटा पाते हैं। उसको भी जुटाते हैं इस विधि से, बिना किसी भी प्रकार के शोषण के बिना। अगर इनको सफलता मानते हैं तो इसको दूसरे नाम हम देते हैं समाधान पूर्वक जीना। मतलब हम अपने में जॉयफुल स्टेट में, समृद्धि पूर्वक जीना। इसका मतलब है कि हमारी जितनी फैमिली की जो नीड्स हैं उससे अधिक हम अर्न कर पाते हैं, बिना शोषण के। बार बार बोल रहा हूँ,
नौकरी व्यापार में शोषण ही है। तो बिना शोषण के हम उसको अर्न कर पाते हैं, और जो एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास उसको हम फिर से लगा पाते हैं काहे के लिए? एजुकेशन के लिए। तो मानव परंपरा में सफलता यदि वैल्यू के साथ जीना है, समृद्धि के साथ जीना है, तो उसके लिए बहुत प्राइम इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एजुकेशन। जीवों को एजुकेशन नहीं चाहिए रहता है, मानव को एजुकेशन चाहिए रहता है। जैसे जीवों को एजुकेशन के बिना भी खाना-पीना मिलता ही है, मानव को भी बिना एजुकेशन के खाना-पीना उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए एजुकेशन नहीं चाहिए। शिक्षा हमको चाहिए दूसरे मनुष्य के साथ बढ़िया से संबंधपूर्वक जीने के लिए। शिक्षा हमको चाहिए प्रकृति के साथ संबंधपूर्वक जीने के लिए, जिससे कि हम समृद्ध हो सकें। तो मानव के लिए जो सर्वोपरि चीज़ है वो है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा का जब मैं बोलता हूँ तो वर्तमान शिक्षा को नहीं बोल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा, शिक्षा नहीं है, वो साक्षरता है, लिटरेसी। उसमें हमको केवल लिखना-पढ़ना आया है ना? हमको जीना नहीं आया है। लिखना-पढ़ना सीख गए, नौकरी करना सीख गए, डिग्री मिल गई, शादी-ब्याह हो गए, उसमें ज़िंदगी हाथ में नहीं आई है। तो मानव की सफलता ज़िंदगी को जी लेना, उसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बचपन से अगर मैं देखूँ तो मैं किसी से भी इंस्पायर नहीं हो पाया, है ना? मुझे लगा ही कि पता नहीं ये तो हमारे में गड़बड़ थी या जो भी था। जो सामान्य शिक्षा में जो कुछ भी लोगों को मिलता है वो हमारे को भी मिला ही होगा, सब स्टोरी सुनी ही सही। कहीं न कहीं हमें लगा कि ये सब हमको बहुत प्रभावित नहीं किए। लेकिन जैसे जब मैंने आपको बताया कि जब नौकरी हमारी पसंद की नौकरी हमको लग गई और हम करने लगे, तब जाकर जो प्रश्न खड़े हुए कि मानव जाति को जीना कैसे चाहिए? उसके जो आंसर कौन देगा? कहाँ से मिलेंगे? तो एक व्यक्ति मिले जिनका नाम है आदरणीय नागराज जी, जिन्होंने ये सब प्रश्न हमारे आंसर किए, और वो खुद भी वैसा जिए। तो उसको हम ये मानते हैं हमारे लिए वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि मानव को कैसे जीना चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने देखा, जो ऐसा एक फॉर्मेट है जैसा सब कोई जी सकते हैं। अभी तक रोल या आदर्श उसको हम मानते थे पहले, जिसको कभी अचीव नहीं किया सकता, केवल जंप लगाते रहे। ये ऐसा आदर्श हमको मिला जो व्यावहारिक है, और प्रत्येक मानव ऐसा जिए बिना ना तो खुश हो सकता है, ना समृद्ध रह सकता है। और सबके लिए ऐसा जीना अनिवार्य है और संभव भी है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। एक बार आचरण में हम मानव हो जाते हैं, है ना? तो उनको हमने देखा, और वो उसको देख के ऐसा लगा कि हम भी ऐसा जी सकते हैं, और आज भी हम वैसे ही जीने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी समानता है हमारे जीने में, उनके जीने में। जो कमियाँ होंगी उसको ठीक कर देंगे, और उसका एजुकेशन भी हो पा रहा है। आज यहाँ पर तमाम बच्चे, कम से कम 40 युवा ऐसे हैं जो 20 साल से ऊपर के हैं, जहाँ पर आज पूरी दुनिया के जो युवा हैं हाई पैसा कर रहे हैं, है ना? और अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर कोई त्याग-व्याग की बात नहीं हो रही है। परफेक्टली जितनी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, हम अपने विवेक से सोच समझ कर जो भी चीज़ें हमको चाहिए, वो सबको हम लोग अर्जित कर पा रहे हैं, और लोग ऐसे जी रहे हैं। तो वो जो रोल मॉडल है वो एग्ज़ीक्यूटेबल है, और प्रत्येक मानव के लिए इतना जीना मिनिमम है, इससे अधिक जी ले तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात बेसिकली डिफ़र कर गई, क्योंकि पहले जो भी हम महापुरुषों को पढ़ते थे, वो हमको लगता था ऐसे हैं कहीं, और जब समझ नहीं आते हैं तो वो अंदर खा लेते हैं, और या तो पकड़ में नहीं आता है बात, और सब ऐसे हो नहीं सकते हैं। जब सब ऐसे नहीं हो सकते तो वो महापुरुष जो होते हैं वो बिरले हो जाते हैं, उनकी कोई परंपरा नहीं बनती है। तो महापुरुष केवल किताबों में रह जाते हैं, थोड़े दिनों बाद महापुरुष मर गए सारे, है ना? तो वो सब किताब में चले गए। तो आज की दुनिया में जो मैं देखता हूँ कि जितने जो लोग जो आदर्श लोग हैं वो किताब में दफ़न हैं। जबकि आदर्श लोग ज़िंदगी में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने चाहिए। वो रोल मॉडल हर परिवार में निकल आए, है ना? वो रोल मॉडल जो है वो मानव आकार में पहले से मानव है, आचरण में मानव हो जाए, है ना? यही रोल मॉडल है, और ये सभी हो सकता है। एक व्यक्ति अपने में अगर अवलोकन करे कि वो क्या कैसा जीना चाहता है, वो अपने से पूछे। सभी तरह के दबाव, सभी तरह की मान्यताओं को एक बार साइड में रख देवे, है ना? और अपने से खुद से बात कर ले। हमारा तो केवल इतना ही काम होता है, हमारी एजुकेशन कुल इतना ही काम कराती है कि हम थोड़ा-सा गाइड करते हैं, आदमी अपने आप से बात कर ले, है ना? जब तो हम बाहर दूसरी जगह से बात करते रहते हैं, तो हमारे अंदर कोई नियंत्रण बिंदु, कोई अपनी
अपनी ओरिजिनलिटी कहीं पकड़ में ही नहीं आती है, तो हम एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं। यहाँ पर हम ये करें कि आप गिवन ए चॉइस, है ना? जो व्हेन आई एम सेइंग चॉइस का मतलब ये है कि ना तो मैं हॉबी की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई मजबूरी की बात कर रहा हूँ। हॉबी भी हम क्रिएट करते हैं अपनी, वो हमारी खुद की क्रिएटेड है। लाइक डिसलाइक की बात नहीं कर रहा हूँ। गिवन ए चॉइस, आप कैसे जीना चाहते हैं? एक बच्चा जब हमारे घर में पैदा होता है, तो माता-पिता कैसा देखना चाहते हैं उसको? उस दिन उसको इंजीनियर देखना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं? नहीं, वो एक एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में खड़ा हो, जो शान से अपनी ज़िंदगी जिए, है ना? यदि ये बात किसी की अपने आप से हो जाती है या नहीं हुई तो होने के लिए होती है, वो सारे लोग हमसे जुड़ पाते हैं। या तो ये बात हो जाए कि भैया सुंदरता का क्या मतलब है? कैसे एक खुशहाल ज़िंदगी होती है ना? या तो उसको जानने के लिए, या जो लोग इस पर अपना काम होमवर्क कर चुके हैं, वो लोग, दोनों तरह के लोग हमारे पास आते ही हैं और वो इसमें जॉइन कर जाते हैं। यहाँ पे जॉइनिंग के लिए कोई कोई एक्सटर्नल किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है। कोई डिग्री होना, नहीं होना, कोई पैसे होना, नहीं होना, ये कोई कारण नहीं है। हाँ, ये बात पकड़ में आ जाए कि आप अपनी एक जर्नी पर खरे उतरें, शुरुआत करें और एक बेटर वर्ल्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग बेटर वर्ल्ड, दैट डज़न्ट मीन कि अमेरिकन मॉडल, दैट डज़न्ट मीन द इंडियन मॉडल, दैट डज़न्ट मीन द रूरल मॉडल, है ना? सेम टाइम नॉट अर्बन मॉडल। एक रियल वर्ल्ड में हम कैसे जिएँ जिसमें नेचर भी है, आदमी भी है, हम उनके साथ जो नेचुरल सिद्धांत है उनके साथ हम कैसे जिएँ, उसकी खोज, उसकी तमन्ना जिसके मन में हो, है ना? वो सभी आमंत्रित होते हैं और वो सब यहाँ आते रहते हैं। उसकी कई वर्कशॉप भी हम लोग करते हैं और उनके बाद जो लोग उसमें से अपनी सहमति दिखाते हैं, आगे उसको थोड़ा और लेके जाते हैं बातचीत को। और बहुत सिंपल साइंस है, इसको कोई भी समझ सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत एक्सक्लूसिव बुद्धि चाहिए होती है ना? तो सामान्य रूप से खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए मिनिमम बुद्धि ही चाहिए रहती है। उतना के साथ हर आदमी इसके साथ जुड़ सकता है, खासकर युवा। जब रिलेशनशिप मॉडल में हम जीने जाते हैं तो चैलेंजेस क्या होते हैं? अभी एक तो चैलेंज सबसे बड़ा ये होता है कि जो हमारा प्रीवियस मान्यता है, सक्सेस को लेकर, एप्रिसिएशन को लेकर, है ना? वही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा है। लोग क्या कहेंगे, है ना? समाज में आगे बढ़ने के जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हम कहीं उससे पिछड़ तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है? जैसे व्हेन आई क्विटेड माय जॉब, तब मैं सुपर क्लास 1 अधिकारी था, लेकिन उसके आगे और संभावना थी। अभी तो 8 साल से ज़्यादा तो नौकरी छोड़े को हो गया, 8 साल की नौकरी और बची थी। तो तमाम संभावना उधर रहती है, अब ऐसा दबाव बना ही रहता है ना? तो कुल मिलाकर अपने से बात करना नहीं कर पाना ही सबसे बड़ा चैलेंज। तो अपने से बात करते रहना जिससे कि बाहरी प्रभाव जो हैं, वो उससे हम बचे रह जाते हैं, है ना? तो जब तक बाहरी प्रभाव में हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग जल्दी से एप्रिशिएट कैसे करें, लोग भीड़ लग जाए यहाँ पर, हम कोई छोटा-सा नया काम कर रहे हैं, उसमें लोग पैसे दें, नहीं दें, है ना? लाइक्स हों, डिसलाइक्स हों, है ना? तो उस तरह की जितनी बातें होती हैं, ये जो बाहर से प्रभाव है, मैं मानता हूँ कि यही केवल कुल मिला के चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारा पूरा कल्चर राम के ज़माने से लाकर अभी तक का जीने का जो रहा है, इसमें हम लोग बाहरी मूल्यांकन से चलते हैं। एक्सटर्नल वैल्यूएशन से अपना मूल्यांकन करते हैं और नहीं तो मनमानी से हम करते हैं, जिद में आके करते हैं, तो दोनों से मुक्ति चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक्सटर्नल मूल्यांकन से मुक्ति और दूसरा जो है, वो जिद से मुक्ति, रियलिटी से युक्ति, जो रियल है चीज़ें उसको जोड़कर देखें। मेरे मन में जिद आ गया ऐसा नहीं है। बाकी कोई चैलेंज नहीं, नेचर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको ये काम करने के लिए। जभी भी आप नेचुरल लॉ के साथ जीते हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी, अपने समाज के साथ, प्रकृति के साथ, जब भी नेचुरल लॉ के साथ हम जीते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपलब्धि होती है, बहुत काम करके। तो कोई थकान नहीं होती उसकी, थकान होती है केवल हमारी पुरानी जो भी मान्यताएँ हैं, जो हमने मान के रखा हुआ है कि ज़िंदगी की सफलता पैसा है, और है ना? और जो सुख है वो केवल संवेदनाओं में है। ये जो 2 बेसिक बातें हैं।
अमीरी गरीबी स्वर्ग नरक अगड़ा पिछड़ा ये जो हमने मान लिया है, अरे इंसान इंसान है, पूरी धरती का मानव एक है, मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। तो जाति के रूप में अनेक मानना, धर्म के रूप में अनेक मानना, देश के रूप में अनेक मानना, यही हमारी सबसे बड़ी फसावट है। इसी में संघर्ष है। अगर ये मान्यताएं हम ठीक कर लेते हैं, मानव जाति एक, मानव धर्म एक, सभी देश धरती पे रहते हैं, तो धरती एक देश। यदि इतने इतने विचार के साथ यदि हम खड़े होते हैं, तो फिर हम अपना पुराना जितना भी मान्यताएं उनको छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम कुछ भी यहाँ पर संघर्ष नहीं करते। संघर्ष तभी तक था जब अपने में समझदारी की कमी, तभी संघर्ष। ये अस्तित्व, ये प्रकृति मानव को खुशहाली से जीने के लिए है। संघर्ष हम आपने और हमने अयोग्यतावश क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे तो एजुकेशन हमारे पास एक बड़ा कंपोनेंट है जिसमें हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक काम करते हैं। चाहे यहाँ पर जुड़ने वाला 50 साल का आदमी हो, चाहे वो आज पैदा होने वाला हो। मानव के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है, और शिक्षा का मतलब लिटरेसी नहीं ओनली, वाकई में शिक्षा संबंध पूर्वक जीने की योग्यता आ जाए, वो शिक्षा है। तो हम लोग यहाँ पे जो काम करते हैं वो शिक्षा को सेंटर में रखते हैं। तो अभी तक मेरा जिम्मेदारी यहाँ पर यही है कि कैसे वो शिक्षा सबको उपलब्ध हो जो सही में चाहिए रहती है। तो हम यहाँ सेंट्रल एक्टिविटी हमारी एक एजुकेशन है। उस एजुकेशन के बाद अब लोग अपनी स्वतंत्रता से जीते हैं यहाँ पर उनको कोई रोका टकी नहीं है। एजुकेशन वाले भाग में टाइट है और जीने वाले भाग में फ्रीडम है। अभी कोई भी व्यक्ति एजुकेशन से कोई चीज समझ गया तो एक ही दिन में वो करने लगता है, ऐसा नहीं है ना। वो करना चाहता है, जब तक वो नहीं करता तब तक उसको एजुकेशन मिलती रहती है। तो इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो एजुकेशन बेस्ड है। और यदि जिस जिसको समझ में आता जाता है वो करते चले जाते हैं जो उनको करना चाहिए, और उनको लगता है कि करना चाहिए तो ही वो करते हैं। मेरे को लगता है तो करें, ऐसा नहीं है। तो दैट फ्रीडम इज गिवन, और उसमें पूरा हमारा भरोसा है कि प्रत्येक मानव सही कार्य व्यवहार करना चाहता है, अभी योग्यता नहीं है उसकी। वो सबके साथ न्यायपूर्वक जीना चाहता है, अभी उसकी योग्यता नहीं है। और वो सच्चाई को समझना चाहता है, अभी उसकी योग्यता नहीं है। ये तीनों जो अयोग्यता है इस शिक्षा विधि से हम दूर कर सकते हैं। तो यदि मैं अपने को देखूं तो मैं मेरे अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, कभी भी नहीं थी बचपन से। मुझे तो आप मेरे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड से अगर पूछेंगे तो उनको नाम भी याद नहीं होगा कौन अजय में कौन है ना। तो ये उस प्रकार का लीडरशिप नहीं है, बल्कि मुझको कुछ समझ में आया तो मैं वैसा जीता हूँ, वो लोगों को इंस्पायर करता है। तो ये लीडरशिप एकदम एंटायरली डिफरेंट है। जो मुझे समझ में आया मैं उसको जीता हूँ, और वो नेचुरल है तो सभी को अच्छा लगता है, और जिनको अच्छा लगता है वो समझ चले जाते हैं, है ना। इस प्रकार का लीडरशिप है यहाँ पर। स्व प्रेरणा से, स्वयं के जीने से, हमारे बोलने से, हमारे जीने से दूसरे को जो समझ में आया वो हमारे से प्रेरित होता है। यहाँ पर प्रेरणा, है ना, मतलब फोर्सफुली दी नहीं जाती है, बल्कि प्रेरणा स्वेच्छा से ली जाती है। उस तरह का एजुकेशन यहाँ पर डेवलप किया गया है। और आज पैदा होने से लेकर कल मरने वाले तक का एजुकेशन है यहाँ पर, कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो मुझे लगता है कि सो कॉल्ड जितना भी हमारा नोशन है भी लीडरशिप को लेकर, वो एक भी क्वालिटी यहाँ काम नहीं करती है। प्रचलित लीडर जो होता है वो थोड़ा टैक्टिक्स लगाता है, थोड़ा चालाकी करता है, थोड़ा किसी को मोटिवेट करता है, किसी को डराता है, धमकाता है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल कोई ना कोई इनपुट लगाते हैं ना, कोई तो उस प्रकार का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर मुझे अच्छी अपनी जिंदगी जीनी खुशहाली से। यदि मैं ऐसा जी पाता हूँ तो बच्चे हमारे जो है वो पहचान जाते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो फॉलो करते हैं, किसी को नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। इस प्रकार का है। ये बात सच है कि सोसाइटी में लीडर्स चाहिए ही रहते हैं, प्राकृतिक है वो भी। लेकिन लीडर्स जो है अभी वो भय, प्रलोभन और आस्था से बने हुए हैं। वो तो खुद ही प्रलोभित हैं, लीडर बनने का प्रलोभन है उनमें, या वो लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं। भयभीत होकर लीडर बने तो वो भयभीत करेंगे, आस्थान्वित होकर केवल लीडर बने तो आस्था फैलाएंगे। आस्था का मतलब होता है बिना जाने मान लेने वाले। तो सच्चा लीडरशिप तो यही होगा कि विश्वास पूर्वक जिए और पूरी मानव जाति को विश्वास पूर्वक जीने की शिक्षा दे पाए। और शिक्षा केवल भाषण में नहीं, शिक्षा उनके आचरण में हो।
जिसको कोई भी देख सके, समझ सके। ऐसे लीडर्स की हमको जरूरत है ना, रहती ही है हमेशा, और ऐसे लीडर सोसाइटी में रहते ही हैं। आज तो क्या हो गया, जनता अज्ञानी है, खुद भयभीत है, प्रलोभित है और आस्थान्वित है। इन तीनों के कारण क्या होता है, वो अपने गलत लीडर चुन लेते हैं। आज तो शिक्षा मंत्री भी होता है जिसको शिक्षा को ज्ञान ही नहीं। आज तो स्वास्थ्य मंत्री भी होता है जो खुद ही बीमार है। आज तो डॉक्टर ही बीमार है ना। तो आप देखेंगे कि जब तक एजुकेशन में ठीक से नहीं आएगा तब तक लोग अपने लीडर भी ठीक से पहचान नहीं कर पाएंगे। उनको तो कोई भी आके चार ठो अच्छी भाषण देके, है ना, प्रभावित कर सकता है। दो चार लुभावने कुछ ऑफर दे दिए, 2 रुपए किलो चावल देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, तो लोगों को अच्छे से बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्योंकि फ्री कोई चीज ही नहीं होती है। 50 रुपए किलो का चावल खरीद के 2 रुपए किलो उसी जनता को आप दे रहे हो, तो आप बेवकूफ बन रही सरकार। सरकार बेवकूफ बनेगी तो बनाएगी बनाएगी। बिजली कहीं फ्री होती नहीं है ना, पानी कहीं फ्री होता नहीं है। इस प्रकृति में कोई भी सामान फ्री थोड़ी नहीं है, मानव के श्रम से अर्जित होता है। मानव का श्रम आ गया तो फ्री कहाँ हो गया। तो ये सरकार है जो बुद्धू बनाती है, वो उन्हीं के लिए बुद्धू वही लोग बनते हैं जो हैं पहले से। यदि जनता जागृत हो जाएगी तो सरकार थोड़ी बना सकती है। इसके लिए चाहिएगा एजुकेशन, और एजुकेशन के लिए चाहिए अच्छे लीडर्स, अच्छे गुरु जो ऐसे खुद जिए, तो उसी पे काम हो रहा है। मानव की जिंदगी में स्मृति रहती रहती है, बहुत सारी यादें हैं। जैसा हम समझे रहते हैं, जितनी हमारी योग्यता रहती है, उसी के आधार पर हम यादों को बना लेते हैं। उन घटनाओं को हम एक उम्र में कैसे देखते थे और आज कैसे देखते हैं, वो बदल जाती है, दोनों अंतर हो जाता है। तो मैं देखा कि हमारी जितनी पुरानी यादें थी, है ना, उसमें जो सुख दुख था, अभी जब से हमको कुछ बातें समझ में आई, तब से वो सारा जो दुख था वो बदल गया, सुख था वो भी गायब हो गया। जैसे मान लेते थोड़ी देर के लिए कि हम छतों पे पतंग उड़ाया करते थे, ठीक। तो कई लोग बोलेंगे कि वो क्या दिन थे, देखो हम छतों में पतंग उड़ाया करते थे, कितना सुखद हुआ करता था, है ना। अभी ऐसी पुरानी यादों में लोग खोए रहते हैं। तो पीछे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के मित्रों ने हमारा एक ग्रुप बना लिया और जोड़ लिया सब लोगों को वापस। 25 साल हो गए, बोले वापस ज्वाइनिंग टुगेदर। ठीक ठीक है भाई, हम भी ग्रुप में जुड़ गए। मैं पूछा इसका क्या प्रयोजन है, ग्रुप में क्या करेंगे अपन, तो किसी का कोई जवाब नहीं आया। बातें शेयर शुरू की, देखो क्या जमाने थे, हम वहाँ टपरे पे बैठ के चाय पीते थे। तो मैंने उसमें बातचीत शुरू करी। मैंने कहा देखो जब पतंग उड़ाते थे तो पतंग उड़ाने का मजा आता था, आता था। मम्मी पापा के डांट का पीछे से भय लगा रहता था, पतंग कट जाएगी इसका भय भी रहता था। तो क्या उस दिन पूरे सुखी थे? नहीं थे। अब यादों में हम खाली मतलब मल्टीप्लाई करते रहते हैं, है ना। हम जब भी पतंग उड़ाते थे, बड़ी मुश्किल से 25 पैसे कहीं से मिलते थे, पतंग लेके आते थे, 25 पैसे में आती थी। और पता लगा कहीं कटने का डर रहता था, तो हम उड़ाए भी, कटने का डर भी नहीं रहे, पीछे नीचे मम्मी को पता नहीं लग जाए, पापा को पता नहीं चल जाए। तो तमाम दुखों के बीच में एक छोटा सा खुशहाली को हम पकड़े रहते थे। और आज क्या करते हैं लोग, वो पुरानी यादों में से वो बाकी फिल्टर कर देते हैं, केवल वो रखा रहते हैं कि बड़ा मजा आता था जी। जैसे वो कॉलेज के जमाने में वो दोस्त हमको बताया कि देखो क्या बढ़िया दिन थे हमारे। कहाँ थे भाई? वो चाय के टपरे पे हम लोग देखो समोसे खाते थे, और लड़कियां सामने से गुजरती थी, उनको छेड़ते थे। मैं बोला उस चाय के टपरे पे मैं भी खड़ा तुम्हारे साथ उस दिन, जिस दिन की बात कर रहे हो। उस दिन तुम्हारे को बहुत सारे टेंशन थे, तुमने वो होमवर्क नहीं किया था, हमने भी नहीं किया था, घर से पैसे नहीं आए थे, है ना, लड़की कोई तुमको भाव नहीं दे रही थी। तो उस दिन भी आप दुखी थे, और केवल आज फिल्टर करके आप सुखी होने की कोशिश करो। ऐसे उल्टा भी है कि हम पुरानी यादों में बड़े दुखी थे जी, हमारे पापा ने पिटाई कर दिया, तो वो स्वाभाविक बात है, पीटते थे पुराने जमाने में। तो अब उसमें से हम ये कर दिए कि खाली दुख की कहानी स्टोर कर ली, हमारे पिताजी ने ऐसा हमारा अपमान कर दिया, वो बुआ जी घर गए, वहां हमारा ऐसा अपमान हो गया। तो ऐसा अभी जो भ्रमित स्थिति में आदमी जीता है, उसमें सुख दुख दोनों ही जुड़े रहते हैं। और स्मृति में या तो हम केवल सुख को ले जाते हैं या दुख को ले जाते हैं। मैं तो इन दोनों से ही मुक्ति पा गया, है ना। तो अभी हम अगर आज समझदार हो जाते हैं तो उन सारी घटनाओं को बहुत बढ़िया से देख सकते हैं कि जैसे अगर पिताजी ने डांटा भी है तो उसके पीछे कोई अच्छी कामना रही होगी, है ना। और कुछ अच्छा भी घटा होगा, उसके साथ तमाम गड़बड़ियां भी हो रही होंगी। अब तक मनुष्य जो है ना, अच्छे और बुरे के साथ चल रहा है। और जहाँ मानव चेतना में आकर हम जहाँ से काम शुरू कर दे रहे हैं, वहां से अच्छे बुरे से मुक्ति, हमको अच्छा लगे बुरा लग गया उससे मुक्ति। आगे कार्यक्रम सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है। संबंध
एक सच्चाई है। उस सच्चाई के साथ जब जीने जाते हैं तो अच्छा बुरा लगना बंद, ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। जब सच्चाई के साथ जीने लग जाते हैं तब खुशहाली बनती है। अभी अच्छा और बुरा जो था, पतंग उड़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है, वो कुछ अच्छा लगना आवेश केवल, है ना। बुरा लगना वो भी आवेश। अच्छा बुरा लगने से मुक्ति हुई कब? जब हम सच्चाई के साथ खड़े हो गए। तो वो पुरानी स्मृतियां जो थी, जो हमको बड़ी परेशान करती थी, है ना, वो अच्छी यादें भी परेशान करती है आपको, वो बुरी यादें भी आपको परेशान करती है, अच्छाई की यादें बुराई की यादें। और यादों में जीना कोई वर्तमान में जीना नहीं है, वो जिंदगी का वेस्टेज है। तो मैंने उनको कहा, हमारे मित्रों को, कि भाई देखो, हमारा तो कल से अच्छा दिन आज है और आज से अच्छा दिन कल होगा। तो हम तो पुरानी बातें करके हम केवल टाइम पास नहीं करना चाहते, हम तो और अच्छे आज जी रहे हैं। आज हकीकत में ऐसा अच्छे जी रहे हैं। हम जो स्कूल के ज़माने में थे, कॉलेज के ज़माने में थे, नौकरी के ज़माने में थे, उससे बेहतर ज़िंदगी आज जी रहे हैं। तो हमारे को वो याद ही नहीं आती है ना? स्मृति में रहती ज़रूर है, लेकिन वो हमको प्रभावित नहीं करती है कि वो क्या दिन थे। कोई दिन नहीं थे महाराज, है ना? समाधान के साथ, समृद्धि के साथ जब जीने चले जाते हैं, तब वर्तमान में जीना आता है। और उससे बेहतर ज़िंदगी कल और बढ़िया और खुशहाल कैसे हो सकती है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। सार्थक होता है ये रियल वर्ल्ड में जीना होता है, इमेजिनरी ख़्यालों में खोने की जगह हम सच्चाई के साथ बढ़िया तरीके से जीने की जगह में आ सकते हैं। मैं सोचूँ कि जो मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो मैंने सोचा था कि हम एक बहुत अच्छे इंसान बन के बाहर आएँगे। यदि मुझे वापस अवसर मिले तो मैं वापस वहीं से अच्छे इंसान बन के काम करना शुरू करूँ। जो हमने जो भी 27-28 साल लगाए होंगे इधर-उधर, वो मैं मानता हूँ कि वो हमारी समझ की कमी के कारण वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो क्योंकि अस्तित्व में, नेचर में एक ही डायरेक्शन में काम हो रहा है, हमेशा हो रहा है। जभी भी आप लाइन में आओ उसी डायरेक्शन में वहीं से जुड़ना है आपको। तो यदि पीछे जाने का अवसर मिले, आपने पूछा है, जबकि वो कोई व्यावहारिक बात है नहीं, लेकिन हो तो आज जो काम कर रहे हैं वो 25 साल पहले से किए होते, तो शायद आज पूरी मानव जाति के पास कुछ सोचने के लिए एक दूसरे अवसर को हम खड़ा कर देते, कि कई युवाओं को हम मार्गदर्शन दे पाते, और बेहतर जो हमने अभी बर्बाद कर दी धरती, उसको इतना बर्बाद नहीं होने देते। तो ये तमाम संभावनाएं निकल के आती हैं। और आगे की बात करें तो भी यही काम करते हुए आगे हम जाना चाहते हैं, जिससे कि, है ना, आज समझ गए हैं तो कल कोई रिग्रेट ना करना पड़े। आज समझ गए इसलिए कल को भी, पास्ट वाले को भी रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चॉइस है तो वहीं से ठीक कर लेते हैं। क्योंकि सही जीना और मूल्यों के साथ जीना वो किसी भी समय से शुरू किया जा सकता है, केवल उसके लिए चाहिए राइट एजुकेशन। तो राइट एजुकेशन अगर मिल जाती है, जिसको हम कह रहे हैं संबंध पूर्वक जीने की शिक्षा, मूल्यों के साथ की जीने की शिक्षा, तो हर जगह पर फिर हम उसी एक नेचुरल फ्लो के साथ हम खड़े हो सकते हैं। यदि हम नेचर से लड़ाई करेंगे, अस्तित्व से हम विरोध करेंगे, तो अपने अस्तित्व को ही खोएंगे। जैसे आप देखते हैं कोरोना में हुआ ही, हमने जो भी नेचर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उसका पता चल रहा है हमको कि ज्यादा लड़ाई करने के बाद हम ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये अस्तित्व में कोई लड़ाई नहीं है, सूरज चांद से लड़ाई नहीं कर रहा है, शनि पृथ्वी से लड़ाई नहीं कर रहा है, ये पूरा 7 कॉन्टिनेंट है, ये आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप देखोगे शेर और ना हिरन के बीच में कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्रीशिप। तो हमने गलत तरीके से चीजों को देखा है, उसके कारण हम लोगों ने ये मान लिया है कि हमको संघर्ष करना पड़ेगा, किसी का शोषण करना पड़ेगा। उसी से जो है ना, वो सारा का सारा डिजाइन हम गलत बना लिए। इन सबको बढ़िया बनाया जा सकता है, और आने वाले अनेकों अनेकों पीढ़ियों को एक अच्छा, खुशहाल, सुंदर, व्यवस्थित, है ना, वातावरण, शिक्षा हम दे सकते हैं। कोरोना काल हमने भी देखा, तो मैंने देखा कि उसमें सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ ये हुई कि मनुष्य को लॉकडाउन में डाल दिया गया। कोरोना वायरस को तो लॉक नहीं कर पाए हम, है ना, हम बड़े तुर्रम थे, वो नहीं कर पाए। तो हमने क्या करा, आदमी को लॉकअप कर दिया। आदमी को लॉकअप कर दिया तो क्या मतलब, सांस चलना बंद हो गई, लोगों ने खाना नहीं खाया, क्या वो सब तो चलते ही रहा। जो हमारी एक्टिविटी थी, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, है ना, कमर्शियल एक्टिविटीज, वो सब स्टॉप हो गई। वो सब स्टॉप होने से क्या हो गया, हमने देखा पॉजिटिव बात ये हुई कि जितने भी पैरामीटर होते हैं जो हम धरती के हेल्थ को नापते हैं, वो सब रिवाइव करना शुरू कर दिए, है ना। आपने देखा कि समुद्र का पानी साफ हो गया, मछलियां तटों पे आ गई, मछलियों की संख्या बढ़ गई, है ना। और हवा, हर शहर में हवा जो है वो शुद्ध हो गई।
मैं खुद देखा इंदौर में कि सारे पेड़ शाइनिंग करने लगे, उनमें पत्तों में ग्लो आ गया, इतना पॉल्यूशन जो हम उड़ा रहे थे वो रुक गया। तो ये मेरे को एक सकारात्मक बात दिखी कि यदि हम लोग अभी भी जाग जाएं तो हम सभी ये धरती को जितना हमने बर्बाद किया है वो धरती अपने आप रिवाइव कर लेगी। हमारी कोई औकात नहीं है माना जाती कि उसको ठीक करेंगे, वो खुद ठीक करती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर धरती को ठीक करने के लिए कुछ भी काम नहीं किया, केवल अपनी जरूरत को संबंध पूर्वक पूरा करने का काम किया तो धरती अपने आप ही रिवाइव करी। उसको तो एक ही डायरेक्शन बढ़िया काम करती। अब नुकसान हम देखेंगे तो क्या हुआ, तो बहुत सारे हमारे साथी लोग है ना कोरोना में गए, शरीर यात्रा उनकी जल्दी खत्म हो गई। कारण आज तक समझ में नहीं आया कि वो वायरस के कारण हुआ था या दवाई के कारण हुआ था या भाई के कारण हुआ, लेकिन लोग गए तो सही, है ना। तीसरी जो बात मैंने देखी जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, मानव जाति ने एज ए होल, किसी कंट्री ने, कोई सरकार ने कोई भी लेसन नहीं लिया, एक भी लेसन नहीं लिया। और बल्कि कोरोना काल खत्म होने के बाद मैंने तो अपनी इंडियन गवर्नमेंट के सारे जो भी उनके मंत्री और जो भी इनकी बातचीत सुनी तो उसमें देखा कि उन्होंने यही कहा कि हमारा साल 2 साल जो नुकसान हुआ है अब हम कई गुना ज्यादा तेजी से काम करेंगे और धरती को हम बर्बाद करेंगे। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो, दुनिया की कोई सरकार हो, किसी ने भी अपने एजेंडे में, अपने कार्यक्रम में कोई सीख ली हो, इसका कोई प्रमाण नहीं। केवल इतने ही सीखे हैं कि ये वायरस यहाँ से वहां तक कैसे न फैले, कैसे पकड़े, और कैसे व्यापारी कंपनियों के साथ जुड़कर वो एंटीवायरस या जिसको हम कह रहे हैं कि वैक्सीन, ये सबको कैसे हम व्यापार को बनाए, लोग अपना अपना उल्लू सीधा किए हैं। दिस इज अवर क्यूमुलेटिव फेलियर। और इससे भी आगे हम जब जाएंगे और अधिक घातक परिणाम हमको आएंगे, क्योंकि यदि यदि हम छोटे से में लेसन नहीं लेते हैं तो बड़ा लेसन आपको लेने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। जैसे हमने कोल की माइनिंग कई गुना बढ़ा दी, एविएशन इंडस्ट्री में कई गुना हमने काम बढ़ा दिया, है ना, स्टील माइनिंग हमने कई जगह बढ़ा दी। इस प्रकार से जितना हम जो नुकसानदायक काम कर रहे थे उसको हमने कई गुना ज्यादा बढ़ाया है। अब उसको बढ़ाने के बाद हम लोगों को ज्यादा गंभीर परिणाम के लिए तैयार होना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल मानना है, जानना है, इसको चेताने की बात है। अगर हम लोग इसमें से कुछ सीखे होते तो हम ये सीख सकते थे कि 2 साल अगर हम घर में रहें, 1 साल घर में रहें तो भी हम लोग जिंदा रह पाए हैं। तो हमारे लिए जिंदा रहने के लिए प्रकृति पहले से ही काम कर रही है, तो हम उसके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा सब लोग खेती करेंगे, सब लोग सब काम करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। कोई कोई लोग खेती करेंगे, कोई उद्योग चलेंगे, कोई बिजली बनाएगा, लेकिन ये सब किसी एक नेचुरल लॉ के साथ कैसे ये जुड़ सकता था, और वो जुड़ता तभी है जब आदमी को समझदारी हो, उसको समझ में आ जाए उसकी सफलता केवल बिल्डिंग बनाने से नहीं है। बुर्ज खलीफा बना लिया तो मानव जाति सफल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आपस में कितना सुंदरता से जीते हैं वो हमारी सफलता है। तो यदि उसको नहीं पकड़ेंगे तो कुछ भी हम ठीक नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर फिर से बेवकूफ बनाएंगे, है ना। हम परमाकल्चर के नाम से कुछ काम करेंगे, लेकिन अगर ये आदमी मेन प्रोडक्ट है हमारे लिए सोसाइटी का, यदि इसको ठीक नहीं करते हैं, शिक्षा ठीक नहीं करते, तो ये कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो शिक्षा ही एकमात्र वो चीज है। तो हमको ये बहुत सारा काम जो जो भी जरूरत है हमारी हम सब पूरा करेंगे, यहाँ भी हम करते ही हैं बिना किसी तरह के नुकसान पहुंचाए। हाँ भाई, प्रकृति को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, है ना। तो ऐसा हम सब अपने उद्योग भी चला सकते हैं। जब 120-50 प्रोडक्ट हम लोग यहाँ बनाते ही हैं और उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो ऐसा पूरी मानव जाति जी सकती है और बहुत ही खुशहाली से जी सकती है। देखिए, हम लोग कोई काम नहीं करते, हम लोग जिंदगी जीते हैं। जिंदगी जब एक बार जीना शुरू कर दो महाराज, काम का बोझा खत्म हो जाता है ना। अब केवल उत्सव मनाते हैं। यदि हम खेत में गए तो वहां भी उत्सव है। यदि हम कोई हमारा कलाकरण एक काम कर रहे हैं, कुछ भी कलाकरण कर रहे हैं, तो वो भी उत्सव है। यदि हम किचन में जाते हैं वहां भी उत्सव है। यदि हम आपसे बात कर रहे हैं ये भी उत्सव है। यदि हम बच्चों को शिक्षा देने जाते हैं वो भी उत्सव है। यदि हम हमारा प्रोडक्ट लेके कहीं जाते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं विजिट करने, वो विजिटर हमारे लिए उत्सव है। जिंदगी एक बार समझ में आती है, काम नाम का जो बोझ है वो दिमाग से उतर जाता है। अब एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ इज अ हैप्पी मोमेंट, इज अ जॉयफुल इवेंट, है ना। अभी तक क्या होता, लोग खुश होने के लिए कुछ उत्सव मनाते थे। हम खुश रहते हैं, उत्सव मनता रहता है ऑल द टाइम। हमारे पास किसी भी काम को करने का कोई बोझा नहीं है।
हम लोग 24 आवर्स काम करते हैं। कितना घंटा? 24 घंटा। जब मैं बोल रहा हूँ 24 घंटा, तो मुझे पता है कि सोना भी उसमें शामिल ही है। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, और हम वैसे देखेंगे तो कोई काम नहीं करते हैं जो प्रचलित भाषा में काम है। अभी भाषा में काम कहाँ से आया? लोग है ना दबाव में काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, काम उनकी मजबूरी है, छुट्टी उनकी खुशहाली है। छुट्टी उनकी खुशहाली है। ये एकदम रॉन्ग कंसेप्ट। इसीलिए 7 डेज वीक से निकल के 6 डे वीक पे आए, 5 डे वीक पे आ गए, अब 4 डे वीक पे आ रहे हैं। अभी यूरोप में कई जगह बात बोले 3 डे वीक करो। हम लोग यहाँ पे छुट्टी पे आए हैं। किस बात की छुट्टी? नौकरी छुट्टी, व्यापार से छुट्टी, और जिंदगी शुरू होती है। नौकरी व्यापार से एक बार हटो तो सही आप, तो लाइफ क्या है समझ में आएगी। और उसको जब जीने जाएंगे, किसी भी प्रकार का काम का कोई बोझा हमारे सामने नहीं रहता है। और हमारे अंदर, सबके अंदर इतनी इतनी जब खुशहाली होती है, तो जो कार्य क्षमता है वो इतनी उदय हो जाती है, जिसको लोग देख के कई बार घबरा जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक एक आदमी कितना काम कर सकता है, यदि उसमें दबाव नहीं हो, यदि उसमें खुशहाली हो, तो फिर देखिए क्या हो सकता है। उसके लिए विजिट करिए, एक बार आइए। ये पूरा मॉडल मैं ऐसे देखता हूँ कि परिवार मूलक मॉडल है। परिवार में छोटे बड़े बराबर, बुजुर्ग, बच्चे, भाई, मित्र सब रहते हैं। ये पूरा मॉडल में बहुत ऐसा नहीं है कि कोई हायरार्की नहीं है। परिवार में कोई हायरार्की नहीं होती। जहाँ पर हायरार्की आ जाती है, वहाँ परिवार खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली आदमी में हम समानता लेकर ही चल रहे हैं, और समानता के साथ जीने जाते हैं, तो कुछ हमारे बीच में आपस में असमानताएं होती है। वो होती है वैचारिक असमानता, और एक होती है शारीरिक असमानता। शारीरिक जो असमानता है वो प्रकृति ने बनाई है, तो उसका कोई सम्मान हम करना सीख जाते हैं। वो किसी कारण से, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, ये जो शारीरिक असमानता है, ये बहुत सम्मानजनक है। इसको रिस्पेक्ट करना हम सीख जाते हैं। दूसरा मुद्दा है वैचारिक असमानता। तो वैचारिक असमानता हम शिक्षा विधि से समानता पे ले जाते हैं, है ना? वो बड़ी आसानी से हम लोग काम कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये परिवार मूलक मॉडल है, और इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। जैसे आप भी हैं राजेश भाई, आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारे भाई हैं, है ना? आप जिस दिन से आप स्वीकार कर लेंगे, उस दिन से आप हमारे भाई हो गए। हमने तो आपको स्वीकार किया ही हुआ है ना? तो यदि हम ऐसे जीने जाते हैं, तो बहुत सुंदर एक वातावरण हम लोग बना पाते हैं, एक सुखद वातावरण बना पाते हैं, है ना? तो एक, वैसे तमाम गाने हैं, मुझको खुद को गीत संगीत बहुत पसंद है, रहा है बचपन से, है ना? एक गीत है, उन्होंने गाया हुआ है यशुदास जी ने, और वैसे तो है वेस्टर्न का ही नकल ही है, लेकिन इंडियन सॉन्ग है। उसका नाम है कि, मैं गा के बता देता हूँ, है ना? मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ये जो मधुबन है, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट है मधुबन, वो तो दे ही रहा है। दूसरा मधुबन हमको क्रिएट करना है, वो है परिवार, एक वातावरण मानव मानव के बीच का। तो हम सब इसमें सफल हो गए हैं, मानव मानव के बीच में एक सुंदर वातावरण बनाने को, है ना? हम सफल हो गए। उसको आकर आप देख सकते हैं कैसे वो आपको जीवन भर देगा आपके अंदर, कैसे वो खुशहाली को भर देता है ना? शायद इस गाने को हम सब सफल कर पाए, आपकी और हमारी सबकी कामना यही है। इसी के साथ आप सभी आमंत्रित हैं, आप पधारे हैं मानव चेतना विकास केंद्र, जो कि इंदौर से 25 किलोमीटर दूर है। ना हम गांव में रहते हैं, ना हम शहर में रहते हैं, ना हम देशी मॉडल, ना हम विदेशी मॉडल, ना हम हिंदू मॉडल, ना मुसलमान मॉडल, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, मानव जाति एक, मानव धर्म एक। हम केवल इस धरती पर रहते हैं। इतने सम्मानजनक तरीके से, विश्वासजनक तरीके से आप सभी आमंत्रित हैं, आए, देखें, समझे, और एक बढ़िया मधुबन हम लोग बनाएं, ऐसी कामना के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये थी मानव चेतना विकास केंद्र के फाउंडर अजय दाइमा की कहानी, जिसे आप सभी ने सुना। ऐसी ही प्रेरक एवं रोचक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है, तो इसे लाइक, कमेंट
और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।